Hello and welcome everyone. I hope this message finds you fit and fine. Money and security जरूरी है कि नहीं? अरे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपकी लाइफ का. अगर ये खतरे में आ जाए ड्यू टू समवन्स पॉलिसीज और एक्शंस, कुछ करेंगे कि नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल करेंगे, यानी कि काउंटर पॉलिसीज काउंटर एक्शंस रखेंगे. तो अपने के लिए करने के लिए तैयार हैं तो देश का सोचिए. नेशन के लिए मनी वाया ट्रेड एंड टेरिटोरियल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट होती है. अगर कोई देश व्यापार से संपन्न नहीं बना तो सुरक्षा पर क्या खर्च करेगा? और सुरक्षा पर नहीं खर्च किया तो हर बॉर्डर सेफ एंड सिक्योर नहीं है. यूक्रेन के हालात देख रहे हैं हम. वेलकम टू दिस इंपॉर्टेंट इशू. जानते हैं इंडियाज फॉरेन पॉलिसी टू काउंटर चाइना इन अफ्रीका. अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है अफ्रीका. 54 नेशंस हैं, हल्के में मत लीजिएगा. इकोनॉमी के एस्पेक्ट से देखें तो चाइना ने बढ़त बना ली है. इंडिया से तो डबल प्रोडक्ट्स जो हैं चाइना के वहां पर हैं. तो ऐसे में इंडिया अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग हब स्टैब्लिश करना चाहता है. तो क्या चाहिए आपको उसके लिए? मार्केट जहां से सस्टेन डिमांड आए. अफ्रीकन मार्केट में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो रहा है, लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ रही है. अगर वो हमारे प्रोडक्ट्स को ज़्यादा खरीदेंगे तो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी, और हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी तो लोगों को जॉब्स ज़्यादा मिलेंगी. तो हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट है जिसको हम नहीं चाहते कि चाइना कॉम्प्रोमाइज़ कर दे. आप कहेंगे कि सर मार्केट है, कोई भी अपना बेचे. बात केवल यहीं खत्म नहीं होती ना. चाइना इन्फ्लुएंस कर रहा है वहां की सरकारों को, जो कि उन सरकारों के लिए भी सही नहीं है. साथ में चाइना का विशेष फोकस है इस एरिया पर. हॉर्न ऑफ अफ्रीका मिलिट्री बेस है यहां पर. इंडिया को एनसर्कल करने की कोशिश है ये. तो सिक्योरिटी इंटरेस्ट भी कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं. तो हमारी काउंटर स्ट्रेटजीज के लिए क्या है जानते हैं. टॉपिक को पकड़ना है रूट से. कोई भी क्वेश्चन आए, सफिशिएंट आर्गुमेंट कीवर्ड रेडी होने चाहिए आपके पास. सबसे पहले अफ्रीका इंपॉर्टेंट है क्यों इंडिया के लिए? कोई भी स्टैंडर्ड बुक खोलेंगे तो ऐसा कुछ सेंटेंस आपको मिलेगा कि 1947 में आज़ाद हुआ, उसके बाद से संबंध बेहतर होते जा रहे हैं. हालांकि इस पे क्वेश्चन भी उठता है कि शुरुआती दशकों में तो इंडिया के लिए प्राइम फोकस था ही नहीं अफ्रीका. इंडिया के रिलेशंस में देखें तो प्राइम फोकस तो नेबरिंग नेशंस थे या फिर कुछ पावर्स थी, प्राइमरीली यूएसएसआर. तो अफ्रीका पर तो हमने कुछ खास फोकस किया नहीं शुरुआती दिनों में. कुछ मोरल सपोर्ट था कि भाई आप भी आज़ाद हो जाइए, डीकोलोनाइजेशन, एंटी रेसिज्म. तो हम इन मुद्दों पर तो उनके साथ थे, लेकिन स्ट्रेटेजिक बायलैटरल एंगेजमेंट में तो हम उनको प्राइम नहीं मान रहे थे. राइट. चलिए लिंक्स जानते हैं इंडिया अफ्रीका के बारे में, इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले तो बेसिक एंशिएंट ट्रेड रूट्स हैं. एंशिएंट ट्रेड रूट्स क्यों? ये रहा इंडिया, तो वेस्टर्न एरिया से ऑलरेडी व्यापार होता रहा है इस एरिया में. क्लियर है बात? तो यानी कि एंशिएंट ट्रेड रूट्स है, नई बात नहीं है. इसके अलावा महात्मा गांधी, अफ्रीका कहता है कि आपने हमको दिए थे मोहनदास करमचंद गांधी, हमने आपको लौटाए वो महात्मा गांधी जिन्होंने आपकी आज़ादी की लड़ाई में एक भूमिका निभाई. तो यानी कि ये एक बेहतर लिंक है. साथ में सपोर्ट फॉर डीकोलोनाइजेशन. शुरुआती दिनों में नेहरू जी की पॉलिसी थी नैम. नेहरू जी के साथ साथ अन्य देश भी थे. तो ऐसे में अफ्रीकन नेशंस भी हमारे साथ खड़े थे. वो भी नहीं पढ़ना चाहते थे इन पावर ब्लॉक्स के बीच में. तो वहां पर डीकोलोनाइजेशन, हमने भी कहा इनको आज़ाद करिए. सोशल गुड एंड मोर देन इंडिविजुअल राइट. अब ये इंपॉर्टेंट डायमेंशन जरा सुनिएगा. हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवी सिंगला, उन्होंने एक बात कही कि भारत और अफ्रीका के समाज में एक बात कॉमन है जो कि चाइना में नहीं है. वो ये है कि हमारे यहाँ सामाजिक भलाई को पहले महत्ता दी जाती है अपनी भलाई से. जो इंडिविजुअल राइट्स का कंसेप्ट है, व्यक्तिगत अधिकार का कंसेप्ट है, वेस्ट से आया है. सामान्यतः हमारी जो सोसाइटीज है वो कम्युनिटी ड्रिवन है. और इस पर यह कहा जाता है कि आज दुनिया में जो समस्याएं हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज है, तो मुझे कोविड है, तो मुझे बताइए इसका जो सॉल्यूशन है वो कम्युनिटी फर्स्ट अप्रोच से निकलेगा या इंडिविजुअल फर्स्ट अप्रोच से निकलेगा? कम्युनिटी फर्स्ट अप्रोच से निकलेगा. तो आज जहां देश वैक्सीन नेशनलिज्म के पीछे पड़े हुए हैं कि यानी कि अपने आप को सिक्योर करो, दुनिया सेकेंडरी है, वो तरीका गलत है. क्योंकि वायरस जब म्यूटेट होगा तो फिर दोबारा आप पर आएगा, तो आपकी वैक्सीन किस काम की रह जाएगी? तो ऐसे में इंडिया और अफ्रीका का जो लिंक है कम्युनिटी का, कि हमारी जो साइकोलॉजी है, जो अप्रोच है सोशल गुड, हम उसको नर्चर कर सकते हैं और वर्ल्ड को सॉल्यूशन दे सकते हैं. ये हमारी सॉफ्ट पावर हो सकती है. साथ में साउथ साउथ कोऑपरेशन. आप अगर अर्थ को डिवाइड करके देखें, इधर नदर्न पार्ट है, इधर सदर्न पार्ट है. नदर्न पार्ट में आप देखेंगे डेवलप्ड नेशंस आपको मिलेंगे, इधर आपको यूएस मिलेगा, इधर आपको यूरोपियन नेशंस, वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस मिलेंगे, डेवलप्ड नेशंस. और अगर आप सदर्न पार्ट ऑफ अर्थ देखेंगे तो यहां पर लैटिन अमेरिका आपको मिलेगा, गरीब देश.
अफ्रीका मिलेगा, अंडर डेवलप्ड डेवलपिंग नेशंस, और इधर आसियान या फिर एशियन नेशंस मिलेंगे, तो वहां पर भी डेवलपिंग अंडर डेवलप्ड नेशंस आपको मिलेंगे। तो यानी कि रिच जो है वो नॉर्थ में है और साउथ में जो है गरीबी है। कारण क्या है इसका? तो कारण इसके इतिहास में और वहां पर लिए गए फैसलों में है। इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, जियोपॉलिटिक्स एक इंपॉर्टेंट इशू है दुनिया का चेहरा बदलने के लिए, अपने आप को पावर बनाने के लिए। खैर, अब साउथ साउथ कोऑपरेशन क्या है? अब इधर मान लीजिए इंडिया है और यहां पर अफ्रीका है। अब जो नॉर्दर्न नेशंस हैं वो तो अपने भलाई की सोचेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में अपना पलड़ा भारी करने के लिए हमें साथ आना पड़ेगा। साउथ साउथ नेशंस को एकजुट होना पड़ेगा, तभी जाकर हम अपने मुद्दों को पुरजोर तरीके से वहां पर मनवा सकते हैं। तो इस रेफरेंस में भी इंडिया एंड अफ्रीका इज हैविंग लिंक। क्लियर है बात? तो चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में डीकोलोनाइजेशन से बात स्टार्ट हुई। हमने देखा कि बड़ा ज्यादती हुई है अफ्रीकन लोगों पर, स्लेव ट्रेड में इनका यूज किया गया। तो ऐसे में इंडिया ने कहा भाई हम इसके खिलाफ हैं। तो एक मोरल स्टैंडिंग हमारी आ गई, और यह देखा जाता है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी शुरुआत से लेकर अभी तक एक मोरल स्टैंडिंग वाली दिखती है, और आज हम उसको सॉफ्ट पावर की तरह इस्तेमाल करते हैं। चाइना के काउंटर में कैसे, अभी आपको समझ में आएगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में साउथ साउथ कोऑपरेशन को मजबूत करने के लिए हम इसका यूज करना चाहते हैं, और ऐसे में अफ्रीका इंपॉर्टेंट है क्योंकि अफ्रीका का वोट परसेंटेज अच्छा खासा है ना। 54 देश हैं। मान लीजिए यूएन में रिफॉर्म्स लाने हैं तो अकेला इंडिया तो नहीं ला सकता, तो इंडिया केवल साउथ एशियन नेशंस और साउथ ईस्ट एशियन नेशन को साथ में लेने तब भी नहीं ला सकता। तो ऐसे में लैटिन अमेरिका, अफ्रीकन नेशंस को भी साथ में लेना होगा, बताना होगा देखिए ये डेवलप्ड नेशन जो है इन्होंने पोल्यूशन ज़्यादा फैला दिया, ये डेवलप्ड नेशन जो है ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इनके फेवर में ज़्यादा काम करती हैं, तो ऐसे में हमें अपना हक लेना हो तो हमें साथ खड़ा होना पड़ेगा। तो ऐसे में साउथ साउथ कोऑपरेशन बिकम इंपॉर्टेंट। तो अब एक तो होती है बात समझने वाली, एक होती है कि इसमें जैसी कोई क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में डायमेंशन सटाक से आने चाहिए। कैसे आएंगे कि अच्छा किस लिए इंपॉर्टेंट है साउथ साउथ कोऑपरेशन? साउथ साउथ कोऑपरेशन क्लाइमेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। साउथ साउथ कोऑपरेशन आपके यूएन रिफॉर्म्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। साउथ साउथ कोऑपरेशन इन देशों में आपस में ट्रेड को इंप्रूव करने के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी इकोनॉमी डेवलपिंग इकोनॉमीज है, तो चैलेंजेस एक जैसे हैं। तो कितने सारे डायमेंशन बनते हैं जहां पर साउथ साउथ कोऑपरेशन इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब 1990 के बाद से हमने देखा कि चीजें और बेहतर होने लगी। जैसे इंडिया अफ्रीका समिट होने लगी, यहां पर 2008, 11, 15 में समिट्स हुई। अब इसके बाद हमने क्या करा कि हमने कहा कि देखिए हमें मिडिल ईस्ट पर अपनी डिपेंडेंस है उसको कम करनी है एनर्जी की, तो हमने अफ्रीका की तरफ रुख लिया। जी हाँ, अफ्रीका से क्रूड ऑयल एनर्जी एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इंडिया अफ्रीका रिलेशंस का, ध्यान रखिएगा। जरा यहां से देख लीजिए, आपको दिख जाएगा नदर्न पार्ट एंड वेस्टर्न पार्ट क्रूड ऑयल रिच है, नेचुरल गैस है। जरा देखिए यहां पर दिख रहा होगा आपको, और इधर आपको दिख रहा होगा यहां पर आपको डायमंड, गोल्ड एंड अदर रिसोर्सेज आपको मिलेंगे। तो यानी कि एनर्जी एक की पिलर बना। अफ्रीकन नेशंस को जरूरत है, वो चाहते हैं इसको बेचना, हमें जरूरत है अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। इसके बाद दूसरा आपको बताया यूएन में रिफॉर्म्स लाने हैं, तो वोटिंग का जो वेट है अफ्रीकन नेशंस का, तो ऐसे में साउथ साउथ कोऑपरेशन में हम इसका यूज कर रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया ये बात। अब व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू काउंटर चाइना? अफ्रीका इंपॉर्टेंट है ये तो हमें बात पता लगी, चाइना को काउंटर क्यों करें? चाइना ऐसा क्या कर रहा है? देखिए जब से WTO बना उसके बाद चाइना ने दो कंपोनेंट बनाए अपनी स्ट्रेटजी के। एक तो चाइना ने रेल और रोड नेटवर्क बनाना स्टार्ट कर दिया। अब आप कहेंगे कि चाइना ने ऐसा करा क्यों? चाइना समझदार है। चाइना जानता है कि देखिए ताकत आज अगर वेस्टर्न नेशंस के पास है तो हमेशा उनके पास नहीं रहेगी। ताकत आज अगर यूएस के पास है तो यूएस ने भी किसी से ली है। एक टाइम था पैक्स ब्रिटेकाना का। पैक्स ब्रिटेकाना का मतलब है कि दुनिया में सबसे ताकतवर ब्रिटेन हुआ करता था। फिर आया पैक्स अमेरिकाना, यानी कि फिर ताकत किसके पास आई? अमेरिका के पास आई। अमेरिका भी एक टाइम पर क्या था? कॉलोनियल एरिया था, स्लम्स थे, लेकिन वहां से 18वीं, 19वीं, 20वीं, 21वीं सदी तक तो उसने कमाल कर दिया। तो यानी कि वो ऐसा कैसे कर पाया? अगर ब्रिटेन ने ये किया था ड्यू टू इट्स इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और उस वाली वेव पर खड़े होकर जहां पर उसने अपनी इंडस्ट्रीज को इंप्रूव किया, प्लस अपने आप की नेवी स्ट्रेंथ बढ़ाई, तो उसके बाद यूएस ने कैसे किया? यूएस ने अपनी टेक्नोलॉजी पर खर्च किया, साथ में नेवी पर भी खर्च किया, और साथ में उसने मौके का फायदा उठाया जब ये वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो उसके बाद मार्शल प्लान, उसके बाद यूएस डॉलर को इंटरनेशनल करेंसी में स्थापित कराना। तो चाइना को पता लग गया कि जो 2 तरीके ऑलरेडी ये यूज कर चुके हैं, अब इससे अलग कोई तरीका चाहिए, क्योंकि इन तरीकों पे तो ऑलरेडी कुछ देशों की महारत हो चुकी है। उन्हीं मेथड का इस्तेमाल करके अब कोई हम बड़ा काम नहीं कर सकते, अब कुछ नया करना पड़ेगा। नया लेकिन बहुत ही सिंपल
सिंपल मैं इसलिए कह रहा हूं, जो बहुत ही ऑब्वियस वाली बात है। भाई अगर आपको आर्थिक ताकत बनना है तो क्या चाहिए, आपको मार्केट चाहिए प्लस अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी चाहिए। चाइना ने कहा मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी तो है, क्यों, मेरे पास चीप लेबर है, मैं उनको स्किल भी कर रहा हूं, और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट अगर कहा ये ज़मीन एक्वायर होगी तो कोई सामने आ जाए सबको हटा दिया जाएगा, वो ज़मीन एक्वायर होगी, वहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए। अगर आप चाइना और इंडिया के स्पेशल इकोनॉमिक जोन को कंपेयर करेंगे, हालांकि इंडिया में स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नंबर ज़्यादा हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन विशेष आर्थिक क्षेत्र जो बनाया जाता है इस वजह से कि यहाँ से एक्सपोर्ट बढ़ेगा, लेकिन अगर साइज देखें तो चाइना में ज़्यादा है। तो चाइना ने कहा ये तो हमने बना लिया, मैन्युफैक्चरिंग बना ली, लेकिन अब एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट के लिए चाहिए कनेक्टिविटी। अब समुद्री रास्तों से कब तक करते रहेंगे, अब हमें नए आयाम चाहिए कनेक्टिविटी के। तो ऐसे में रेल, रोड, इस पर उन्होंने फोकस करना स्टार्ट किया। तो ये जो प्लान अभी आप देख रहे हैं, BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, जिसके थ्रू चाइना कनेक्ट करना चाहता है एशिया, यूरोप, तो वो आज का प्लान नहीं है, वो बहुत पुराना प्लान है। बट चाइना आज इतना कैपेबल हो चुका है कि वो इतना पैसा खर्च कर सकता है, इतना लोन दे सकता है। यहां पर मुझे याद आता है वो कोटेशन जो डेंग जियाओपिंग ने बोला था 1980 में। उन्होंने कहा था बाइड योर टाइम, अपने समय का इंतजार करो, जल्दबाजी मत करो। सबसे पहले आर्थिक ताकत बनो, फिर उसके बाद सैन्य ताकत बनो, जब पैसा होगा तो फिर मिलिट्री पर खर्च करोगे। तो ये जो ट्रांजिशन हम देख रहे थे चाइना का, यही तो इंडिया के इंटरेस्ट के लिए खतरा है। तो ऐसे में रेल एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो कनेक्ट करा इन एरियाज को, तो ऐसे में वो खुद इन मार्केट्स को कैप्चर कर लेगा। इंडिया की मार्केट साइज को बढ़ाने के लिए हमारे पास फिर वो जगह नहीं होगी। इस वजह से स्ट्रेटेजिकली सोचना जरूरी है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स ये इन इंपोर्टेंट लोकेशंस के थ्रू इंडिया को एनसर्कल कर रहा है। हम्बनटोटा पोर्ट, सितवे पोर्ट, क्वेप्यो पोर्ट, जिबौती। तो ऐसे में अगर ऐसा वो कर रहा है तो जाहिर सी बात है हमें कुछ काउंटर रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सीधा सीधा हमारी मार्केट और सिक्योरिटी दोनों के लिए खतरे वाली बात है। तो स्लोली चाइना इज एनसर्कलिंग अस। अब इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया ने देखा कि भाई जो चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन अफ्रीकन नेशंस को लोन दे सकता है, जितना बड़े लोन दे सकता है और जितने लंबे समय के लोन दे सकता है, वो इंडिया अभी नहीं दे सकता। चाइना इसलिए दे सकता है क्योंकि 1979 के बाद से उसने अपने आप को एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी बना लिया था, एक्सपोर्ट ड्रिवन ग्रोथ, यानी कि उसने इतना एक्सपोर्ट किया कि उसके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अच्छा खासा हो गया। तो ऐसे में वो इतना खर्च कर सकता है, इतना लोन भी दे सकता है। लेकिन इंडिया की इकोनॉमी एक अलग ट्रैक पर चलती आई है। तो इंडिया ने कहा कि चलो ऐसा करते हैं, अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस कर रहा है तो हम कुछ तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करेंगे, लेकिन हमारा मॉडल अल्टरनेटिव होगा। अब विशेषज्ञ पूछने लग गए कि भाई आप भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करोगे तो इतना लोन दे दोगे आप? उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं देंगे। हम क्या कर रहे हैं, हम जापान के साथ टाई अप कर रहे हैं और जापान और हम लोन देंगे, लेकिन हमारे लोन इतने ज़्यादा नहीं होंगे, प्लस हम इतनी ज़्यादा कंडीशंस नहीं रखेंगे जिससे कि उनकी सोवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। तो अफ्रीकन नेशंस ने भी कहा अच्छा ये तो बहुत ठीक बात है। लेकिन आप ये सोचिए इंडिया ने ऐसा क्यों किया, जिससे कि हम अपने आप को चाइना का अल्टरनेटिव घोषित कर पाए। अगर चाइना जो काम कर रहा है, जिस तरीके से कर रहा है, आप उसी रेस में आप दौड़ने लग गए, वैसे ही आप कर रहे हो, तो फिर आप में और चाइना में डिफरेंस क्या रह गया, राइट? काउंटर तो तब किया जाता है जब डिफरेंस पैदा हो। तो ऐसे में एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर इज वन सच एग्जांपल। ये एक्चुअली बेस्ड करता है कि उस एरिया की डिमांड क्या है, उस देश से पूछता है आपकी क्या डिमांड है, और ये कहता है कि हम केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस नहीं करेंगे, हम सॉफ्ट स्किल्स मींस हम एजुकेशन पर, हेल्थ केयर पर, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी पर, इन सब में भी आपको हेल्प करेंगे। तो अफ्रीकन नेशंस कह रहे हैं ये तो ज़्यादा फ्रूटफुल है। ये ऐसा लग रहा है कि इसमें हमारी जो नेगोशिएटिंग पावर में डिफरेंस हो जाता है चाइना के साथ, चाइना के सामने हम नहीं बोल पाते, वो जापान और इंडिया के साथ नहीं है। अब आप कहेंगे भाई चॉइस तो उनके पास है, वो ऐसा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि चाइना ख्वाब इतने बड़े दिखाता है। चाइना बताता है इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट होगी, इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आने लगेगा, फिर कई जगह इतना इन्वेस्टमेंट आता नहीं है। इकोनॉमिक फ्रंट पे देखें तो इंडिया और अफ्रीका में अभी उतना ज़्यादा पोटेंशियल इंडिया उसका यूज़ नहीं कर पाया अफ्रीका का, यानी कि इंडिया से ज़्यादा तो अफ्रीका ट्रेड करता है यूरोप के साथ, मिडिल ईस्ट के साथ और अदर एशियन कंट्रीज़ के साथ। जरा एक कंपैरिजन देख लीजिए आप, इधर ब्लू वाली लाइन आपको एक्सपोर्ट दिख रही है और यहाँ पर इंपोर्ट दिख रही है। आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो जैसे ही ग्राफ देखते हैं उनका दिमाग हो जाता है बंद। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ग्राफ केवल इस वजह से जिससे आपको पता लग सके कि ट्रेंड क्या रहा है। अब जैसे 2018 देखिए, 2018 में ब्लू से दिख रहा है आपको एक्सपोर्ट और ये है US बिलियन डॉलर। तो यानी कि यहाँ पर मोर देन 100 यानी कि अराउंड 110 US बिलियन डॉलर का एक साल में चाइना ने एक्सपोर्ट किया है, वहाँ पर इतने का सामान वहाँ पर बेचा है।
अब इंपोर्ट देखिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कम है कि नहीं, यानी कि अफ्रीका से जो वो खनिज जो रिसोर्सेज लेता है वो कम के लिए है और बेचा ज्यादा है, तो अफ्रीका से भी नेट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का फायदा चाइना को हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। अब जरा इंडिया का देख लीजिए, 2018 की बात करते हैं। जो आपको ये डार्क में दिख रहा है ये हमारा इंपोर्ट और ये हमारा एक्सपोर्ट। इंपोर्ट देखिए कितना है, 41.51 बिलियन डॉलर, और एक्सपोर्ट देखिए कितना है, 26.95। सबसे बड़ी बात तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें, देखिए इंडियाज एक्सपोर्ट हमने लाइट ग्रीन में दिखा रखा है, तो चाइना से कंपेयर कीजिए 2018 का। 2018 में चाइना जो है ब्लू से एक्सपोर्ट करता है 110 बिलियन डॉलर के आसपास, और हम कितना कर रहे हैं, 26.95। 110 और 26.95, ये डिफरेंस दिख रहा है आपको? तभी मैं कह रहा था वो मार्केट साइज को अगर चाइना ने कैप्चर कर लिया तो हमारे लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक इंटरेस्ट वो कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। अब अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कंपैरिजन देखिए, मैंने कहा कि चाइना के केस में वो एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है और इंपोर्ट कम कर रहा है, यानी कि बेच ज्यादा रहा है, लेकिन हमारे रेफरेंस में हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। हम इंपोर्ट ज्यादा क्या कर रहे हैं, हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, तो यानी कि नेट हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से अफ्रीका को ज्यादा पैसा जा रहा है, राइट? तो हमें इस डायनेमिक्स को चेंज करना होगा, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर आउटफ्लो ऑफ एफडीआई देखें तो देखिए यहां चाइना आपको दिख रहा है 40 यूएस बिलियन डॉलर के आसपास। एफडीआई का मतलब चाइनीज कंपनी ने स्थायी निवेश वहां पर किया, और यहां पर 14 से थोड़ा सा नीचे 13.7 बिलियन डॉलर के आसपास ये इंडिया वहां पर कर रहा है। तो यानी कि एफडीआई में भी हमारा डिफरेंस है। तो अगर चाइनीज कंपनियों ने वहां पर अपने आप का स्थायी निवेश कर दिया, अपनी फैक्ट्रीज अपनी माइंस लीज पे ले ली, तो आपको नहीं लगता कि वो इंडिया का जो स्पेस बन सकता था वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, राइट? इस वजह से हमें आगे तक की सोचनी चाहिए। अब बात करते हैं पॉइंट्स अगेंस्ट चाइनीज इन्वेस्टमेंट। इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बिल्कुल दिमाग में फिक्स हो जाने चाहिए आपके। पहला, डिपेंडेंस वर्सेस एम्पावरमेंट, ये इशू है। कहा जाता है कि चाइना जो इन्वेस्टमेंट करता है, चाइना डिपेंड करने की कोशिश करता है उन नेशंस को, जबकि इंडिया जो है एम्पावर करने की कोशिश करता है। अब इसमें भी कुछ सब डायमेंशन है, यह भी मैटर करता है कि आप किस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे अगर इंडिया ट्रेड कर रहा है, मान लीजिए वीट में, इंडिया ट्रेड कर रहा है, फॉर एग्जांपल वी आर सेलिंग देम जेनरिक मेडिसिन, ठीक है? तो ऐसे में आगे जाके अगर मान लीजिए उनको लगा कि यार इंडिया से बेहतर दाम पर हमें वीट कहीं और से मिल सकता है, तो अफ्रीकन नेशन वहां से खरीदना स्टार्ट कर देंगे। चाइना के केस में देखिए, चाइना कैटेगरी पर खेल रहा है, जैसे कि आपका टेलीकॉम सेक्टर, तो टेलीकॉम सेक्टर में जो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क मान लीजिए डालना है, ठीक है, 5G है, तो ऐसे में चाइना उन इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रहा है जिससे लॉन्ग टर्म डिपेंडेंस इस नेशन की उस पर बन जाए। इतनी बेहतर टेक्नोलॉजी और ऐसे रेट पर दे देगा और इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर बेस बढ़ा लेगा ऐसे रेट्स उनको देकर कि अब उनकी डिपेंडेंस बन जाएगी। तो ये भी एक फैक्टर है डिपेंडेंस का, सेक्टर स्पेसिफिक। दूसरा, फंडिंग के थ्रू डिपेंडेंस बनाता है, लोन तो देता है लेकिन उसमें कंडीशंस ऐसी रखता है जिससे कि उनकी सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। जैसे कि सूडान के केस में, इथियोपिया के केस में सामने आया था। जैसे इथियोपिया का तो ये भी सामने आया था कि उनका तो जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी शायद चाइना टेक ओवर कर लेगा। तो ऐसे में रेशनल जो है फंडिंग का, जैसे हम क्या करते हैं, हमारी जो कंडीशंस होती हैं वो उन पे इतने ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डालती। तो क्योंकि इंडिया अपने आप को अल्टरनेटिव मॉडल बताता है फॉर द ग्रोथ ऑफ अफ्रीका एज वेल एज एशिया। साथ में नेगेटिव पॉइंट चाइनीज इन्वेस्टमेंट का है लेबर एब्यूज। ये शिकायतें वहाँ की लेबर यूनियंस करती रहती हैं, सिविल सोसाइटीज़ करती रहती हैं कि चाइना जो है वहाँ की लेबर को सही दाम नहीं देता और एनवायरनमेंट जो होता है, मतलब वर्किंग एनवायरनमेंट, वो कॉम्प्रोमाइज़ रहता है। तो ऐसे में वो जब वो आवाज़ उठाते हैं लेबर यूनियन वाले, तो चाइना उनको रिप्लेस कर देता है। प्लस कई नेशंस का ये भी कहना है कि चाइना ने इन्वेस्टमेंट तो किया, हमने सोचा हमारे जॉब बढ़ेंगी, लेकिन कई सारे सेक्टर्स में जो जॉब बनी वो भी चाइनीज़ के लिए बनी, यानी कि चाइनीज लोग ही वहां पर आके जॉब कर रहे हैं। तो एक तरीके से उनकी मार्केट में जो स्कोप था इन जॉब्स के जनरेट होने का वो तो रिप्लेस हो रहा है। इनह्यूमेन कंडीशंस आपको बताई, अनफेवरेबल कंडीशंस एंड प्रैक्टिसेस, यानी कि इन्फ्लुएंसिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज, सरकार की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस कर रहा है, करप्शन को बढ़ावा दे रहा है। तो ये चीजें हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भाई चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो है उसके नेगेटिव पॉइंट, और जहां उसके नेगेटिव पॉइंट है हम अल्टरनेटिव मॉडल खड़ा कर रहे हैं और हम उसको पॉजिटिव में तब्दील कर रहे हैं। यही मैंने आपको अभी बताया, 2020 की रिपोर्ट कह रही थी लेबर यूनियन सिविल सोसाइटी कह रही है अनसस्टेनेबल एनवायरमेंटल प्रैक्टिस है, जॉब डिस्प्लेसमेंट है, साथ में कह रहे हैं कि वेस्टफुल डिसीजन मेकिंग है, करप्शन को बढ़ावा दे रहा है चाइना। अब
एक और एंगल है इंडियन डायस्पोरा। अगर टोटल इंडियन डायस्पोरा की बात करें तो करीब 8%, जो लोग पहली बार सुन रहे हैं शब्द, इसका मतलब होता है भारतीय मूल के व्यक्ति जो अफ्रीका में या दुनिया के अलग अलग कोने में रह रहे हैं, उनको हम कह रहे हैं डायस्पोरा, राइट। तो टोटल जो भारतीय मूल के व्यक्ति बाहर रह रहे हैं उसमें से 8% जो है अफ्रीका में रह रहे हैं, राइट। तो अब भारतीय मूल के व्यक्ति वहां रह रहे हैं से हमें क्या फायदा? अरे बहुत बड़ा फायदा है। अगर ये लोग वहां पर मजबूत बनते हैं तो वहां की सरकार की नीतियों को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, राइट। जी हाँ, डायस्पोरा का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। जैसे आप सर्च करेंगे जरा इंडिया यूएस 123 एग्रीमेंट, तो इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट एक बहुत बड़ा शिफ्ट था इंडिया यूएस रिलेशंस में, लेकिन उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया था इंडियन डायस्पोरा ने। भारतीय मूल के व्यक्ति जो बहुत मजबूत बिजनेसमैन है वहां पर, वहां की पॉलिटिक्स में भी हैं, जिनके ग्रैंडफादर इंडियंस थे। तो ऐसे में डायस्पोरा एक इंपॉर्टेंट पिलर होता है बायलैटरल रिलेशंस या मल्टीलैटरल रिलेशंस को बेहतर करने का। तो यहां पर इंडिया के पास एडवांटेज है। अब इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया साथ में सॉफ्ट पावर को यूज कर रहा है, स्कॉलरशिप्स को इंप्रूव कर रहा है। साथ में इंडिया का एक प्रोग्राम है आईटेक। अब आईटेक प्रोग्राम जैसे आपने पढ़ा, ठीक है, इंडिया जो है टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए प्रोग्राम चला रखा है, लेकिन मान लीजिए एक स्टेटमेंट बना दी जाए, आईटेक प्रोग्राम ऑफ इंडिया वाज मेड स्पेसिफिकली फॉर अफ्रीका। यानी कि जो आईटेक प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम अफ्रीका में उनका टेक्निकल एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, हम अपनी एक्सपर्टीज उनको डिलीवर कर रहे हैं, उनके साथ और ज़्यादा एंगेज कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, उनकी मार्केट को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू दिस आईटेक प्रोग्राम। अगर हम उनके कुछ काम के होंगे, जाहिर सी बात है रिश्ते बेहतर होंगे। तो ये स्टेटमेंट बोल रही है कि ये प्रोग्राम जो है अफ्रीका में चलता है, ये स्पेसिफिकली अफ्रीका के लिए बनाया गया है। तो अगर मान लीजिए बाई चांस किसी स्टूडेंट ने नोट्स पढ़े, ठीक है, और आईटेक उसने देखा कि आईटेक प्रोग्राम मैंने अच्छा अफ्रीका वाले में पढ़ा था और यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा स्पेसिफिकली फॉर अफ्रीका, वो कहेगा ठीक है, इट इज़ करेक्ट, जबकि वो गलत हो जाएगा। आईटेक प्रोग्राम इंडिया का 158 कंट्रीज के लिए चल रहा है, 158 देशों के लिए, और इसमें $2 बिलियन से ज़्यादा की फंडिंग हो चुकी है, और इसमें टोटल फंडिंग का 70% हम साउथ एशियन कंट्रीज पर खर्च कर रहे हैं। अब आप कहेंगे 158 देशों के लिए भारत ये प्रोग्राम चला रहा है। जी हाँ, संबंधों को बेहतर करने के लिए हम सपोर्ट कर दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने डिक्लेयर किया था कि हम अफ्रीकन स्टूडेंट्स को और ज़्यादा स्कॉलरशिप देंगे इंडिया में, और इस वजह से आप देखते हैं कई सारे इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ जो है अलग से सीट्स रिजर्व करती हैं फॉर अफ्रीकन स्टूडेंट्स। ये भी सॉफ्ट पावर है। अब ऐसे में ये वर्क है द राइज ऑफ चाइना एंड इंडिया अफ्रीका एडेड बाय चेरू एंड ओबी। अब इसके जो डायमेंशंस निकलते हैं वो ये निकलते हैं, इंडिया इज हैविंग एडवांटेज ओवर चाइना इन व्हाट वे। आपसे पूछा जाए कि चलो हमने समझ लिया कि चाइना के पास तो ये एडवांटेज है इस लेवल पर, लेकिन इंडिया के पास क्या एडवांटेज है? इंडिया के पास ये एडवांटेज है, पहले तो हमारा डायस्पोरा, हमारे लोग चाइना से ज़्यादा और ज़्यादा समय से वहाँ पर हैं। एक रीज़न ये भी है, ब्रिटिश कॉलोनी थी कितनी सारी अफ्रीका में, तो ब्रिटिश लोग ही हमें ले जाते थे इन एडमिनिस्ट्रेशन और एज लेबर, राइट। तो वहाँ पर हम हैं। साथ में डेमोक्रेसी, वो डेमोक्रेसी को रेस्पेक्ट करते हैं, वो जो डिक्टेटरशिप है उससे परेशान आ चुके कितने सारे देश। तो वो इंडिया बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वो एक पॉजिटिव क्रेडेंशियल है जिसका इंडिया वहाँ पर यूज़ कर सकता है। साथ में डिस्टेंस, इंडिया से डिस्टेंस अफ्रीका का कम है, चाइना का ज़्यादा है। साथ में एजुकेशन सिस्टम, हमारा एजुकेशन सिस्टम अफ्रीकन नेशंस को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू इंडिया के पास एडवांटेज है ओवर चाइना। ध्यान रखिएगा इन पॉइंट्स को। इसके बाद आता है डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। मतलब क्या है? चाइना उधार दे रहा है लेकिन उनको ट्रैप में कर रहा है, जिसके बारे में मैंने बात की। तो ऐसे में एजेंड वेरे कह रही है, जो केनियन इकोनॉमिस्ट हैं, ये कह रही है कि जो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और साथ में ये चाइना इस तरीके से ट्रीट करता है अफ्रीकन नेशंस को जैसे अफ्रीकन नेशंस वीक हैं, जबकि इंडिया ऐसा नहीं करता। जैसे इंडिया ने अराउंड $10 बिलियन का कंसेशनल लोन दिया, यानी कि इसमें हम टफ कंडीशंस नहीं रख रहे। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर ये देश डेवलप होंगे अपनी खुद की कंडीशंस पे, तो ऐसे में वो अपनी मार्केट को ज़्यादा इंप्रूव करेंगे, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। तो क्योंकि हमने उनको सपोर्ट किया तो हमारे प्रोडक्ट्स को वहाँ पर सही पॉलिसीज़ मिलेंगी जिससे कि सही प्लेसमेंट उनकी मार्केट में मिल सके। तो ऐसे में ये इंडिया के लिए भी बेटर है। अब जब ये पेंडेमिक था, पेंडेमिक में हमने अपार्ट फ्रॉम दिस सप्लाइंग दिस कोविड वैक्सीन एंड अदर मेडिकल सप्लाईज, हमने $100 मिलियन का लोन भी दिया। ये काउंटर स्ट्रेटेजी है इंडिया की। तो इंडिया कह रहा है कि हमारा जो मॉडल है वो अल्टरनेटिव है, हमारा मॉडल जो है मोरल है, जबकि चाइना का मॉडल जो है इमोरल है। अब आपको चुनना है, किसको चुनेंगे? मोरल को, अनमोरल को, नैतिक को, अनैतिक को?
तो अफ्रीकन नेशंस कहेंगे यार हम तो नैतिक को चुनेंगे, लेकिन नैतिक को तो चुनेंगे लेकिन हमें फ़ायदा दिखना चाहिए, ख्याली नहीं होना चाहिए फ़ायदा। तो हम फोकस करेंगे उन सेक्टर्स पे जहाँ पे हम ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। तो हम किस पर फोकस कर रहे हैं? हम हेल्थ पर फोकस कर रहे हैं, एजुकेशन पर फोकस कर रहे हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में सपोर्ट करने पर फोकस कर रहे हैं। तो ये हमारे मेन फोकस के एरियाज़ हैं। मेजर फंडेड प्रोजेक्ट्स देखेंगे आप तो सूडान में थर्मल पावर प्रोजेक्ट में हमने हेल्प की, रवांडा में हाइडल प्रोजेक्ट में, तंजानिया में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, घाना में प्रेसिडेंशियल पैलेस हमने बनाया, उनका राष्ट्रपति भवन हमने बनाया, बेनिन में ट्रैक्टर फैक्ट्री, मोशवाना में हमने मिल्क प्लांट बनाया। तो अब इस इशू को हम समअप करते हैं, तो पता लगता है कि ट्रेड अगर हम बात करें तो पिछले 15 सालों में 20 गुना बढ़ा है। यस, ये फैक्ट्स थोड़े से ध्यान रखिएगा जिससे इंटेंसिटी पता लगे कि हाँ क्या चल रहा है। हम सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर हैं, प्राइवेट एम्प्लॉयर हैं नाइजीरिया, यानी कि उन्हीं के लोगों को सबसे सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा जो नौकरियां देते हैं वो भारतीय देते हैं नाइजीरिया में। साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया ने $7.5 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। डायस्पोरा की बात करें तो अगर करीब 3% जो है भारतीय हैं, स्पेसिफिकली साउथ अफ्रीका में। स्कॉलरशिप्स जैसे आपको बताया, तो ये कुछ एंगल्स हैं जिस पे हम इंडिया अफ्रीका रिलेशंस को देख सकते हैं कि ये हमारी काउंटर स्ट्रेटजी है टू एक्चुअली टारगेट द इन्फ्लुएंस विच चाइना इज मेकिंग इन दिस एरिया। आई थिंक ये इशू आपको अब सिंप्लीफाई हो गया होगा। आप मैसेज कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर shashank.powerbeing पर अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। दिस PDF विल बी अवेलेबल इन दिस टेलीग्राम ग्रुप। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।